This is anatomy and today we will study perineum. ठीक है, तो पेरिनियम में हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, कुछ हम सेल्फ स्टडी के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, और कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पेरिनियम बेसिकली होती क्या है कि जो आपकी पेल्विक कैविटी होती है वो एक्सटेंड करती है अप अंटिल द पेल्विक डायाफ्राम। ठीक है, पेल्विक डायाफ्राम से नीचे जो आपका पार्ट होता है उसको हम कहते हैं पेरिनियम। ठीक है, तो पेरिनियम इज बिलो द पेल्विक डायाफ्राम। ठीक है, पार्ट इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रंक that lies below the pelvic diaphragm। ठीक है, ये इसकी लोकेशन होगी। तो जो पेल्विक डायफ्राम होता है ना, सॉरी, जो पेरिनियम होती है, ठीक है, वो अगर आप इस पोजीशन में देखो कि बंदा जो है वो लेटा हुआ है और इट्स विद इट्स नीज फ्लेक्स्ड एंड हिप, नीज फ्लेक्स्ड एंड एबडक्टेड। ठीक है, तो उस पोजीशन में अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो ये डायमंड शेप होती है। ठीक है, और अब ये डायमंड शेप है तो इसकी बाउंड्रीज क्या होंगी कि वी हैव एंटीरियरली वी हैव द प्यूबिक सिम्फिसिस। ठीक है, एंटीरियरली हमारे पास प्यूबिक सिम्फिसिस है, देन उसके प्यूबिक के सिम्फिसिस के पीछे बॉडी आती है और बॉडी के साथ इसके प्यूबिक रामाए आते हैं। ठीक है, वी हैव द इस्कियो प्यूबिक रामाए। ठीक है, देन यहाँ पे हमारे पास होगी इस्कियल ट्यूबरोसिटी। देन ये जो लेटरल वॉल है वो बना रहा होता है सैक्रोट्यूबरस, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। ठीक है, और लास्ट पे एंड पे हमारे पास क्या होती है, कॉक्सिक्स। ठीक है, तो ये इसकी पेरिनियम की बाउंड्रीज होती हैं। अब अगर हम लोग इस पेरिनियम को एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें बिटवीन द टू स्केल ट्यूबरोसिस तो हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और जो पोस्टीरियरली वाला होता है उसको हम कहते हैं एनल ट्राइंगल। ठीक है, और जो आगे वाला होता है उसको हम कहते हैं यूरोजेनिटल ट्राइंगल। सही है, आई होप दिस इज क्लियर। तो हमारे पास बाउंड्रीज समझ आ गई, प्यूबिक सिम्फिसिस, इसके ट्यूबरोसिटी, इसकी प्यूबिक रामा, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट एंड द कॉक्सिस। तो अगर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें, imaginary line divides it, ठीक है, divides what, the perineum, और उसको किस में कर देगी, एक posteriorly anal triangle में, और anteriorly we have the urogenital triangle। ठीक हो गया, हम इसमें सिर्फ एनल ट्राइंगल पढ़ेंगे और यूरोजेनिटल ट्राइंगल का कुछ इसके अंदर दो पाउचेस होते हैं तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। रेस्ट इज योर सेल्फ स्टडी, खुद कुछ पढ़े भाई। सही हो गया। अच्छा, ये इसका होता है, इसमें ना इस पूरी पेरिनियल कैविटी के सेंटर में एक हमारे पास पेरिनियल बॉडी होती है, ये हमने बहुत दफ़ा डिस्कस की है। ठीक है, पेरिनियल बॉडी बेसिकली एक फाइब्रस टिश्यू है जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन द, अगर ये बेसिकली प्रेजेंट होता है बिहाइंड द ब्लैडर। ठीक है, पेरिनियल बॉडी इज प्रेजेंट, पेरिनियल बॉडी होती क्या है, पेरिनियल बॉडी इज ऑल्सो नोन एज द सेंट्रल टेंडन ऑफ पेरिनियम। ठीक है, और ये प्रेजेंट किधर होती है, बिहाइंड द ब्लैडर। ठीक है, दोनों मेल्स के लिए ये लाइन, सॉरी, दोनों जेंडर्स के लिए ये लाइन ट्रू है, क्यों, लेकिन अगर आप प्रिसाइज हो जाओ तो ऑब्वियसली ब्लैडर के पीछे फीमेल्स में यूट्रस आता है तो ये यूट्रस के आगे होगी, और जो आपका वो होता है मेल्स होते हैं उनमें ब्लैडर और रेक्टम के दरमियान होती है। सही है, तो ये हमारे पास होती है बिहाइंड द ब्लैडर पेरिनियल बॉडी, और इसको सेंट्रल टेंडन ऑफ द पेरिनियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं वो इसके साथ एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक पेरिनियल कैनाल, प्यूडेंटल कैनाल होती है। ठीक है, तो वो हम जब आएंगे उसके बाद तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। अभी हम आते हैं किधर, एनल ट्राइंगल पे। एनल ट्राइंगल में हमारे पास जो ओपनिंग होती है वो होती है एनस की। ठीक है, एज अ नेम सजेस्ट, एनल ट्राइंगल है तो एनस की ओपनिंग होगी ना। कॉमन सेंस नहीं है मुल्कों में भाई, कॉमन सेंस लगाओ। अच्छा, एनल ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें जो ओपनिंग है वो किसकी है, एनस की। ठीक हो गया। अच्छा, ओपनिंग उसकी आ जाएगी, देन इस एनस
ये है या जो एनल कैनाल है उसके साइड्स पे हमारे पास होता है इन इस्कियो एनल फोसा, ठीक है? और ये इस्कियो एनल फोसा जो होते हैं वो ऑन आइदर साइड होता है, ठीक है? तो हम इस्कियो एनल फोसा को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एनस और एनल कैनाल को कर लेते हैं डिस्कस, ठीक है? अच्छा, एनल कैनाल ये है कि हेडिंग भी लिख ही लेते हैं। ठीक है, एनल कैनाल जो होती है उसकी लेंथ होती है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है? डाउनवर्ड्स और बैकवर्ड्स इसकी होती है, ठीक है? तो जब आप रेक्टम को भी देखेंगे तो रेक्टम में आप देखना कि जो रेक्टम होती है वो कुछ इस शेप में होती है। तो इसकी ये वाला पार्ट अगर एनल कैनाल है तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? इट्स डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, ठीक हो गया? अच्छा, फिर हमारे पास जो है इसके एनल फोसा होता है, इसके एनल फोसा होता है इसके ऑन आइदर साइड, और वो जो इसके एनल फोसा है उसकी, ये देखें, ये अगर इसकी बाउंड्रीज थी सॉरी एनल ट्रायंगल की, तो ये हमने लैटरली क्या बोला था कि यहाँ पे क्या है? सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। तो इस सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट को ओवरलैप कर रहा होता है एक्सटीरियरली ग्लूटियस मैक्सिमस। पीछे सबसे पहले क्या आ जाएगा? ग्लूटियस मैक्सिमस, और फिर आ जाता है सैक्रोट्यूबरस का लिगामेंट, ठीक है? तो ये बात अभी हम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अभी जब हम इसको एनल फोसा पढ़ेंगे तो उसके फ्लोर में हमारे पास स्किन आती है और ग्लूटियस मैक्सिमस वगैरह आता है, सही है? अच्छा, ये हमारे पास होगी इसकी एनल कैनाल। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास ना हम इसके स्ट्रक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है? एक अपर पार्ट, एक अपर हाफ होता है और एक होता है लोअर, ठीक है? अपर हाफ और लोअर हाफ को जो डिवाइड कर रही होती है ना लाइन, वो ज़िग-ज़ैग लाइन होती है, ठीक है? और उसको हम कहते हैं पेक्टिनेट लाइन। कौन सी लाइन? पेक्टिनेट लाइन। आगे हम देखेंगे। अच्छा, अब हम देख लेते हैं ज़रा यहाँ पे डायग्राम बनाएँ, ठीक है? ये आपकी आउटर सरफेस है और यहाँ पे आपके पास क्या होंगी? ऐसे करके कॉलम्स और एजेस वगैरह होती हैं। तो ये चीज़ होगी। अब ये जो ज़िग-ज़ैग लाइन है जो कि इसको कवर कर रही है, सॉरी डिवाइड कर रही है इनटू द अपर हाफ एंड द लोअर हाफ, इसको हम कहते हैं पेक्टिनेट लाइन, सही है? तो अब हम अपर हाफ और लोअर हाफ को देख लेते हैं। जो अपर हाफ होता है ये डिराइव किया हुआ होता है फ्रॉम द हाइंड गट और उसकी भी एंडोडर्म से, ठीक है? हाइंड गट की एंडोडर्म से, ठीक हो गया? और जो हमारे पास लोअर पार्ट होता है ना वो ड्राइव हुआ होता है एक्टोडर्म से, सही है? इसके अंदर हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ठीक है? एनल कैनाल में अपर हाफ में हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जो कि एट द लोअर एंड, ये वर्टिकल कॉलम्स एट द लोअर एंड जॉइंट होते हैं बाय फोल्ड्स, जिन फोल्ड्स को हम कहते हैं, कॉलम से उन फोल्ड्स को हम कहते हैं एनल वाल्व्स, सही हो गया? अच्छा, देखिए ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है इसमें हमारे पास ये वर्टिकल फोल्ड्स हैं, ठीक है? ये वर्टिकल फोल्ड्स हैं और ये वर्टिकल फोल्ड जो है ना ये एट द लोअर एंड देखो क्या हुए हुए हैं? जॉइंट होते हैं, ठीक है? और वहाँ पे ये बनाते हैं एनल वाल्व। ये वर्टिकल फोल्ड्स है, ये बेसिकली एनल कॉलम्स हैं और ये जो हैं, सॉरी ये देखो ये अपने लोअर एंड पे क्या हुए हुए हैं? जॉइन हुए हुए हैं। तो इनको यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ये जॉइन हुए हुए हैं, तो ये क्या बना रहे हैं? एनल वाल्व्स, सही हो गया? अच्छा, ये इसमें होता है किसमें? अपर हाफ ऑफ द एनल कैनाल में, ठीक है? लोअर हाफ में ये सब कुछ नहीं होता, ठीक है? इसमें कोई एनल कॉलम्स नहीं होते और इसमें कोई एनल वाल्व्स नहीं होते, सही है? इसमें कोई चीज़ नहीं होती। ये फिर इसकी जो एपिथेलियम होती है वो क्या होती है? कॉलमनार एपिथेलियम।
विद गॉबलेट सेल्स। ठीक है, ये वैसे हिस्टो का पॉइंट है लेकिन इधर भी लिखा है तो हमने भी बता दिया। ठीक है, और यहाँ पे होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड। ठीक हो गया। अच्छा, नर्व सप्लाई पे आ जाते हैं हम। नर्व सप्लाई जो है वो इसकी आती है बाय द हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, और वो सिर्फ सेंसिटिव होती है टू द स्ट्रेच, ये सिर्फ स्ट्रेच सेंस करते हैं। ठीक है, और इसकी जो आती है ना वो आती है फ्रॉम द इंफीरियर रेक्टल नर्व। इंफीरियर रेक्टल नर्व किसकी ब्रांच है? इंटरनल प्यूडेंटल की, इंफीरियर रेक्टल नर्व की। ठीक है, और ये सेंसिटिव होती है टू बोथ पेन, टेम्परेचर और टच। ठीक है, तो ये सब स्ट्रेच है लेकिन ये पेन, टेम्परेचर, टच सबके सेंसिटिव होती है। देन वी हैव द आर्टीरियल सप्लाई। आर्टीरियल सप्लाई ये इसकी होती है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। सुपीरियर रेक्टल वो इंफीरियर मेसेंटेरिक की ब्रांच है जो कि जब कॉमन आइलिया को क्रॉस कर लेती है तो हम उसको कहते हैं सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, और ये जो है आती है वही इंफीरियर रेक्टल आर्टरी से। ठीक है, इंफीरियर रेक्टल आर्टरी से, और वीनस ड्रेनेज ऑब्वियसली कॉरेस्पॉन्डिंग वेन्स में आता है। देन वी हैव लिम्फेटिक ड्रेनेज। ठीक है, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऊपर वाले हाफ का जो होता है वो होता है एनोरेक्टल। एनोरेक्टल लिम्फ नोड्स, एनोरेक्टल लिम्फ नोड्स वो लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि अगर ये रेक्टम था, ठीक है, तो इस रेक्टम के ऐसे साइड पे पड़े होंगे, तो एनोरेक्टल लिम्फ नोड्स। और ये जो होते हैं ये मीडियल ग्रुप ऑफ, ये ना नीचे वाला हाफ होता है ना तो ये जाके थाई में चला जाता है, इसके लिम्फेटिक्स थाई में चले जाते हैं। मीडियल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल। ठीक है, तो ये इसके हमारे पास दोनों के डिफरेंसेस हैं और यही इसके स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, इसके अलावा जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारे पास आता है स्फिंक्टर्स। ठीक है, उसमें हमारे पास स्फिंक्टर्स आते हैं। स्फिंक्टर्स क्या हैं कि हमारे पास एक होता है इंटरनल एनल स्फिंक्टर, ठीक है, और एक एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल के आगे तीन पार्ट होते हैं। जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर होता है ना वो इनवॉलेंट्री होता है, और ये बना रहा होता है बाय जो हमारे पास होता है ना, ये एनल केनाल है तो एनल केनाल की जो मस्कुलर लेयर होती है उसके जो इनर सर्कुलर मसल फाइबर्स होते हैं, इसकी जो मस्कुलर लेयर होती है ना उसमें दो तरह के फाइबर्स होते हैं, एक इनर सर्कुलर और एक आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो ये जो इनर सर्कुलर होते हैं ना ये थिक होते हैं टू फॉर्म द इंटरनल एनल स्फिंक्टर। सही है, ये इंटरनल से बनते हैं और ये इनवॉलेंट्री हो गया। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास होता है ना एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, ठीक है, उसके ना आगे से वो वॉलेंट्री होता है और आगे से उसके तीन पार्ट्स होते हैं। उसके तीन पार्ट्स होते हैं। क्या पार्ट्स होते हैं उसके? एक होता है सबक्यूटेनियस, एक होता है सुपरफिशियल, और एक होता है डीप। सही है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। जो डीप होता है ना ये ब्लेंड करता है विद द प्यूबोरेक्टल प्यूबोरेक्टालिस फाइबर्स ऑफ द लिवेटर एनाई। ठीक है, ये उसके साथ ब्लेंड करता है और ये एट द एनोरेक्टल जंक्शन पुल करता है बोथ एनल कैनाल को एंड द रेक्टम, प्रोड्यूसिंग द एनोरेक्टल एंगल। ठीक है, वो उसको थोड़ा सा एंटीरियरली पुश करता है और वो वहां पे बनाता है एनोरेक्टल एंगल। सही हो गया। अच्छा, देन वी हैव सुपरफिशियल और सबक्यूटेनियस। जो सबसे बिलो होता है ना टुवर्ड्स द आउटसाइड, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे अगर डीप है तो फिर सबक्यूटेनियस होगा और देन सुपरफिशियल होगा।
सॉरी मैं उल्टा बोल रही हूँ, पहले डीप होता है, ठीक है, डीप होता है, देन वी हैव द सुपरफिशियल एंड लास्टली वी हैव द सबक्यूटेनियस, ठीक है। सुपरफिशियल की और डीप की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, मतलब इन दो की जो है ना नो अटैचमेंट्स, ये बस एक सर्कुलर मसल्स होते हैं जो कि उसके ऊपर कवर कर देते हैं। इनकी क्या होती हैं, नो अटैचमेंट, इसकी भी नो अटैचमेंट्स, ठीक है। लेकिन जो सुपरफिशियल होता है ना वो अराइज करता है फ्रॉम द पेरिनियल बॉडी, ठीक है, और जाके एंड हो जाएगा अप टिल द कॉक्सिक्स। तो ये इसकी एक अटैचमेंट है। यहाँ से अगर ये जा रही है एनल कैनाल, तो वो ऐसे करता है, इसके कवर करेगा, और पीछे यहाँ सॉरी 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 यहाँ पे अगर ये पेरिनियल बॉडी है तो ये ऐसे करता है डायरेक्ट, और ये पीछे चला जाएगा कॉक्सिक्स पे, और ये आगे से भी ऐसे जाके कवर करता है, ठीक है। तो ये किधर आगे पेरिनियल बॉडी, और ये क्या है, कॉक्सिक्स, सही है। और इन तमाम की जो हमारे पास नर्व सप्लाई है वो आती है इंफीरियर रेक्टल नर्व से, मतलब स्फिंक्टर चाहे अपर पार्ट का हो या लोअर पार्ट का हो, जिस भी पार्ट पे इनर रेक्टल जंक्शन है तो अपर पार्ट का भी तो हो सकता है, बट ये जो इसकी नर्व सप्लाई होती है वो आती हमारे पास इंफीरियर रेक्टल नर्व से है, ठीक है। इसके अलावा इंफीरियर रेक्टल नर्व, ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास पेरिनियल ब्रांच होती है फोर्थ सैक्रल नर्व की, पेरिनियल ब्रांच, कौन सी ब्रांच, पेरिनियल ब्रांच आ जाती है इधर सप्लाई करने। फिर अगेन inferior rectal nerve and the fourth sacral nerve पेरिनियल ब्रांच देगी। और इन सब का फंक्शंस क्या है कि ये जो हैं वॉलेंट्री स्फिंक्टर बना देती हैं। और ये हाँ, ये क्या था कि ये जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होते हैं ना, ये सारे स्केलेटल मसल्स होते हैं, ये स्केलेटल मसल्स हैं, और ऑब्वियसली ये स्मूथ मसल्स हैं, ये स्मूथ मसल्स हैं जो कि इंटरनल बना रहे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात थी। और नर्व्स आर्टरीज वगैरह हमने इसकी देख ली। देन वी हैव इस्कियो एनल फोसा, ठीक है। इस्कियो एनल फोसा जो है उसका उसकी ना एक वेज शेप होती है। वेज शेप अब कैसे समझाऊं कि मैं दिखाती हूँ। इस्कियो एनल फोसा है, ठीक है। इस्कियो एनल फोसा की हमारे पास होगी वेज शेप, और ये बेसिकली जो होता है ना साइड्स पे होता है, एंटीरियरली से जब पोस्टीरियरली जाते हो तो पहले इसके एनल फोसा आता है, वो साइड्स पे होता है ऑफ द एनल कैनाल, और पोस्टीरियरली ये दोनों फोसा जो होते हैं ना वो कंबाइन कर रहे होते हैं। तो इसके कंटेंट्स में हमारे पास यही जो हमने नर्व्स वगैरह पढ़ी थी एनल कैनाल की वही आती हैं। तो ये हमारे पास होती है ना एनल कैनाल, ठीक है। अगर ये एनल कैनाल है तो इसके साथ जो ये सारा पार्ट आपको येलो येलो इसके अंदर जो चीजें पड़ी हुई नजर आ रही हैं, ये है बेसिकली इसकी एनल फोसा, ठीक है। ये इसकी एक वेज शेप होती है। इसकी बाउंड्रीज हम देख लेते हैं, ठीक है। बाउंड्रीज क्या है इसकी कि हम जब आप इसको इस पोजीशन में देखते हो ना, ठीक है, तो इसी पोजीशन में अगर हम देखें, अगर ये एनस की ओपनिंग है ना तो इसके साथ एनस की ओपनिंग है ना, तो ये सारा क्या होगा, इसकी एनल फोसा इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, और ये दोनों कम्युनिकेट कर रहे होते हैं पोस्टीरियरली, ठीक है। अब इसकी जो लैटरल बाउंड्री होती है ना, अब मैं इसको यहाँ से ये वाला पार्ट ले लूंगी, ठीक है, ये वाला पार्ट मैं अभी इधर दिखाने लगी, ये, ठीक है। तो जाहिर बात है अगर ये एनएस है, मैंने अभी बताया कि इसको क्या कवर कर रहे होते हैं, पहले भी बताया था लिवेटर एनआई के मसल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके फाइबर्स आ रहे होंगे लिवेटर एनआई के, ठीक है, और ये एक्सटेंड कर रहे होंगे ऑल द वे टू द बैक। तो मीडियली हमारे पास क्या आ जाता है, लिवेटर एनआई, लिवेटर एनआई के मसल्स आ जाएंगे, फाइबर्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मीडियली हमारे पास क्या आ गया, लिवेटर एनआई। देन वी हैव मीडियली, मीडियली हमारे पास क्या आ जाता है, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे सिस्टल ट्यूबरोसिटी थी और यहाँ पे कॉक्सिक्स, उन दोनों के दरमियान इसके प्यूबिक रैमाई आ जाते हैं, ठीक है। और इसके प्यूबिक रैमाई जो होते हैं वो क्या बना रहे होते हैं, बेसिकली यहाँ पे ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन बना रहे होते हैं ना, तो वो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन जो है उसके ऊपर क्या होता है, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस का मसल होता है। तो लैटरली हमारे पास क्या आ जाएगी, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस का मसल, ठीक है, और इसका फेशिया, ठीक है। अच्छा, जो ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस का मसल होता है ना, वो उसका जो फेशिया होता है वो बीच में एक ऐसे करके किनार बना रहा होता है, जैसे कि अगर ये है तो ये ऊपर भी कवर कर रहा होता है, ठीक है, मतलब, और ये बिलो भी कवर कर रहा होता है। बीच में इसके कुछ पार्ट ऐसा होता है जो कि ऐसे एक पैसेज बना रहा होता है फॉर द प्यूडेंटल कैनाल, प्यूडेंटल आर्टरी एंड द प्यूडेंटल वेसल्स, उसको हम कहते हैं प्यूडेंटल कैनाल, ठीक है। और वो कैनाल किसमें होती है, अगेन रिपीटिंग, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस के फेशिया में,
ठीक हो गया। ये इसकी वो थी, मीडियली देख लिया, लैटरली देख लिया, अब हम इसकी फ्लोर देखेंगे। तो अब ये तो समझ आ गई ना कि जब बंदा स्पाइन होगा तो ये सारे स्ट्रक्चर ऊपर है और फ्लोर इसका क्या होगा, जो नीचे वाला। फ्लोर में क्या आता है, स्किन आएगा। ठीक है, फ्लोर में क्या आ जाता है, स्किन आ जाती है ऑफ द ग्लूटल रीजन। देन ग्लूटल रीजन और द पेरिनियल रीजन। देन मीडियली लेवेटर आना, लैटरली ऑपरेट इंटरनल रोसा फेशिया, फ्लोर पे हमारे पास आ जाएगा स्किन। अब देख लेते हैं हम इसके कंटेंट्स। इसमें हमारे पास सबसे पहले फैटी टिश्यू आता है। ठीक है, देन वी हैव द कनेक्टिव टिश्यू, फैट्स होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा। ठीक है, देन वी हैव द प्यूडेंटल नर्व एंड वेसल्स। ठीक है, जो कि किधर से पास कर रही होती हैं, इन द प्यूडेंटल कैनाल। और लास्टली हमारे पास क्या आ जाती हैं, इंफीरियर रेक्टल नर्व्स एंड वेसल्स। सही है, ये हमारे पास आ जाते हैं कॉन्टेंट्स इसके सॉरी इसके एनल फॉसा के। एनल कैनाल हमने पढ़ ली, उसके हमने वो पढ़ लिए स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ लिया, आर्टरीज पढ़ ली, पार्ट्स पढ़ लिए, और उसके साथ फॉसा भी पढ़ लिया। अच्छा, ये हमने ना पढ़े अभी उसके क्या पढ़े थे हमने, स्फिंक्टर्स पढ़े थे। तो ये प्यूबोरेक्टाइलिस के फाइबर्स हैं, ठीक है, जो कि लिवेटर एंड इंटरमीडिएट फाइबर्स होते हैं, ये स्लिंक कर रहे हैं और ये इसको एंटीरियरली पुश कर रहे हैं, और ये क्या बन रहा है, इनो रेक्टल एंगल। ठीक है, और फिर हमारे पास ये डीप फाइबर्स हैं ऑफ द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, ये सुपरफिशियल हैं जो कि पेरिनियल बॉडी से लेकर कॉक्सिक्स तक जा रहे हैं। देन वी हैव द सबक्यूटेनियस, जो कि इसी तरह जिनकी कोई अटैचमेंट नहीं होती। ये सारे क्या थे ये सारे क्या थे हमारे पास, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर के पार्ट थे, वॉलेंट्री थे। हाँ, ये बोलना चाहिए कि वॉलेंट्री है। इसके अलावा मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया कि एक चीज होती है हमारे पास एनो रेक्टल रिंग। ठीक है, एनो रेक्टल रिंग क्या होती है कि ये जो हमने अभी स्फिंक्टर्स पढ़े हैं, कौन से स्फिंक्टर्स, इंटरनल स्फिंक्टर्स। ठीक है, देन एक ये चीज, दूसरा हमारे पास डीप पार्ट ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ठीक है, और लास्टली हमारे पास जो आता है प्यूबोरेक्टाइलिस के फाइबर्स। ठीक है, ये तीन चीजें मिलकर क्या बना रही होती हैं, हमारे पास एनो रेक्टल रिंग बना रही होती हैं, और ये काफी डिस्टिंक्ट रिंग होती है कि जब आप रेक्टल एग्जामिनेशन करते हो तो ये पैल्पेशन पे आपको फील भी होती है। देन दिस इज द एनो रेक्टल रिंग। वो हमने इसके फोसा कर लिया। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं यूरोजेनिटल ट्रायंगल का। ठीक है, यूरोजेनिटल ट्रायंगल का हम बुक से ही देख लेते हैं, बुक में डायग्राम्स बनी हुई जो है। ठीक है, अच्छा, एंटीरियरली वाला जो पार्ट था वो हमारे पास क्या था, यूरोजेनिटल ट्रायंगल, उसकी बाउंड्रीज हमने पहले बताई हैं। अब अगर उसकी लेयर्स की बात कर लो तो हमारे पास सबसे पहले वही स्किन आती है, सुपरफिशियल फेशिया आता है, डीप फेशिया आता है, और तो फिर हमारे पास पेरिनियल स्पेसेस आ जाती हैं, सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस और डीप पेरिनियल स्पेस, जिनको हम सुपरफिशियल पेरिनियल पाउचेस, डीप पेरिनियल पाउचेस कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया, जो स्किन तो स्किन है, सुपरफिशियल फेशिया ना, उसकी दो लेयर्स हैं। ठीक है, ये हमने एब्डोमिनल वॉल में भी देखा होगा। ठीक है, हमारे पास दो लेयर्स होती हैं उसकी, एक फैटी लेयर होती है और फिर इसके इनर साइड पे हमारे पास मेम्ब्रेनस लेयर होती है। फैटी लेयर जो होती है वो ऑल ओवर इसको कवर कर रही होती है, और एट द लेवल ऑफ स्क्रोटम वो स्मूथ मसल में चेंज हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, डार्टस मसल। ठीक है, और फिर वो आगे से कंटिन्यू करके पीछे पोस्टीरियरली चली जाती है। ठीक है, और जो हमारे पास मेम्ब्रेनस लेयर होती है ना, वो भी हमने पढ़ा था कि अ, वो हो जाती है, क्या हो जाती है कि वो इतने बिलो लेवल पे नहीं आती। ठीक है, वो क्या होता है कि जो हमारे पास होती है ना मेम्ब्रेनस लेयर, वो आगे से आती है और वो चली जाती है पोस्टीरियरली बिफोर रीचिंग दिस लेवल, और वो पोस्टीरियरली चली जाएगी और वो किधर कवर अटैच हो जाएगी, पेरिनियल मेम्ब्रेन पे। पेरिनियल मेम्ब्रेन पे अटैच होती है और लैटरली वो किधर अटैच हो जाती है, इनटू द प्यूबिक आर्च। ठीक है, और एंड ये प्यूबिक आर्च कन्वर्ट हो जाएगी, पेरिनियल मेम्ब्रेन पे चली जाएगी, सबसे पोस्टीरियरली आगे होकर चली जाती है पेरिनियल बॉडी पे। तो बेसिकली जो मेम्ब्रेनस लेयर है वो ऐसे इधर आके अटैच हो जाती है। पेरिनियल मेम्ब्रेन क्या होती है कि वो एक मेम्ब्रेन है जो कि पेरिनियम के पेरिनियम कैविटी को या यूरोजेनिटल ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, और करती क्या है, वो अटैचमेंट किधर होती है इसकी, वो पेरिनियल बॉडी पे होती है और लैटरली किधर होती है, प्यूबिक आर्च पे। मतलब कि जो मेम्ब्रेनस लेयर होती है ना, उसकी जो होती हैं अटैचमेंट्स होती हैं। ठीक है, अब वो क्या कर रही है, पेरिनियल मेम्ब्रेन इसको अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड कर रही है, और अपर पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, डीप पेरिनियल स्पेस, और लोअर पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस। ठीक है, सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस जो होता है ना, उसके कंटेंट्स में हमारे पास एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो द मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है, फिर उसके बाद उन्हीं के कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं। देन वी हैव द वो होते हैं हमारे पास मसल्स आते हैं, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट, पेरिनियल मसल। अच्छा, ये ना हमारे पास दो मसल्स होते हैं, एक डीप मसल होता है, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, और एक सुपरफिशियल होता है। जो डीप होता है ना, वो दो और मसल्स के साथ मिलकर यूरोजेनिटल डायफ्राम बना रहा होता है, वो पार्ट होता है डीप का, डीप पेरिनियल स्पेस का, और वो हम उसी में देखते हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास सुपरफिशियल पाउच में हमारे पास पेरिनियल नर्व्स आती हैं, वेसल्स आती हैं, और ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स आते हैं इन द फीमेल्स। सही हो गया। अच्छा, जो डीप पेरिनियल स्पेस है ना, वो होती है अबव द पेरिनियल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास जो इसके मेन कंटेंट्स आते हैं ना, उसमें हमारे पास आता है यूरोजेनिटल डायफ्राम। ठीक है, यूरोजेनिटल डायफ्राम आता है, और यूरोजेनिटल डायफ्राम में हमारे पास तीन स्ट्रक्चर्स आते हैं, तीन मसल्स आते हैं। ठीक है, कौन कौन से तीन मसल्स, ठीक है, यूरोजेनिटल डायफ्राम में हमारे पास आते हैं तीन मसल्स, कौन कौन से होते हैं, वो एक होता है बल्बो स्पॉन्जियोसिस, क्या है, हाँ, बल्बो स्पॉन्जियोसिस। ठीक है, देन इस्कियो कैवर्नोसिस, बड़ी मुश्किल नाम है भाई, इस्कियो कैवर्नोसिस, और लास्टली हमारे पास आता है डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल। ठीक है, ये तीन मसल जो होते हैं वो मिलकर बना रहे होते हैं यूरोजेनिटल डायफ्राम, और ये कंटेंट है ऑफ द डीप पेरिनियल पाउच का। ठीक है, तो डीप पेरिनियल पाउच के जो कंटेंट है उसमें हमारे पास यूरोजेनिटल डायफ्राम आता है। इसके अलावा हमारे पास यूरेथ्रा आएगा। ठीक है, यूरेथ्रा का कुछ पार्ट आता है। देन वी हैव द एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, स्फिंक्टर, और फिर हमारे पास आती हैं न्यूरोवेस्कुलर ब्रांचेस, मतलब कि वो नर्व्स और आर्टरीज जो कि एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स को सप्लाई कर रही होती हैं वो, और लास्टली जो है वो हमारे पास एंटीरियर रीसेस होता है। ओ, मैं भूल गई बताना, एंटीरियर रीसेस होता है ऑफ द इस्कियो
एनल फॉसा, ठीक है? तो रीसस में कोई बात नहीं, रीसस हमें पता है कि एक हमारे पास स्पेस होती है, ठीक है? और वो क्या स्पेस होती है कि ये मैंने बताया था ना कि ये होता है हमारे पास एनस, और अगर ये हमारे पास एनल ट्रायंगल था, ठीक है? तो यहाँ से हमारे पास इसके साइड्स में क्या है, इसके एनल फॉसा है और इसके पीछे से वो दोनों क्या करें, कम्युनिकेट करें, तो हमारे पास स्पेसेस बनती हैं। और ये जो हमारे पास स्पेस बन रही थी आगे की तरफ, ठीक है? उसको हम क्या कहते हैं, एंटीरियर रीसस। ये जो इसकी, अब मैंने ब्लैक कर दिया, पहले इसमें तो सारा ही ब्लैक नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो स्पेस बनती है उसको हम कहते हैं एंटीरियर रीसस, ठीक है? और ये जो इसके पीछे बन रही है इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर रीसस, ठीक है? इतनी सी बात थी बस इसकी। और ये हमने पढ़ लिया यूरोजेनिटल ट्रायंगल, एनल कैनाल और पेरिनियम। तो केयूबी मॉड्यूल का जो है वो सिर्फ इतना ही था, एंड आज के केयूबी मॉड्यूल जो है वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड वी सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।